प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 7 त्रिभुज में लास्ट एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एक त्रिभुज में असमीकाएं। मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे कि पिछले चैप्टर में, यानी कि अगर हम बात करें 6 चैप्टर में, तो हमने कोणों के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने त्रिभुज के जो गुणधर्म होते हैं, भुजाओं और कोणों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हमने पढ़ा था। तो अगर हम ये चैप्टर जो है हमारा वो त्रिभुज के बारे में है, तो हमें यहाँ पर जो समझना है वो त्रिभुजों से ही संबंधित बातों को समझना है। तो अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और उसमें कोण होते हैं। तो जब त्रिभुज की भुजाएं और कोणों में हम संबंध की बात करते हैं, तो उसमें हमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं लिखना चाहता हूँ। जैसे एक पहला शब्द लेते हैं समान। ये जो समान बोला जाता है, समान का मतलब होता है बराबर, और इसी बराबर को हम बोलते हैं समता। समता भी कह सकते हैं या फिर समीका भी कह सकते हैं। मतलब इनका अर्थ एक ही है, बस आपको केवल इन्हें समझना है। समान का मतलब ही होता है बराबर, उसी को ही समता कहा जाता है और उसी को ही समीका भी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि दूसरा शब्द लेते असमान। समान का मतलब बराबर हो गया, तो असमान का मतलब क्या हो जाएगा? असमान का मतलब हो जाएगा जो चीजें बराबर ना हो, तो वो असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर असमान का मतलब हम लिखेंगे बराबर ना हो। तो अगर बराबर नहीं है तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं? समता की जगह असमता कह सकते हैं। और उसी प्रकार से हम इसको असमीका भी कह सकते हैं। असमीका भी इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये शब्द समझाना चाहता था कि ये जो यहाँ पर लिखा है असमीका, इसका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं, असमीका का मतलब है असमता, जिसको हम बराबर ना होना भी कहते हैं या फिर असमान भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी हम पढ़ेंगे असमीकाओं के बारे में। असमीकाओं का मतलब है कि जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, कोण होता है, उनमें कौन कौन सी असमानताएं यानी कि असमीकाएं होती हैं। तो त्रिभुज में कोण होते हैं और भुजाएं होती हैं। इन्हीं कोणों और भुजाओं से संबंधित चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो कि असमीका के रूप में हम पढ़ेंगे, यानी कि उसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा। तो बराबर कोई चीज है या नहीं है, इसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? यानी कि कोई चीज बराबर है या नहीं है, इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और असमीकाओं को दर्शाने के लिए जो चिन्ह होगा, असमीकाओं को दर्शाने का चिन्ह, यहाँ पर जो हम चिन्हों का प्रयोग करने वाले हैं वो या तो इस प्रकार से होगा या फिर इस प्रकार से होगा। मतलब ये तो कोण की तरह दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको ठीक से बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। तो अगर हम इस चिन्ह के नीचे बराबर का भी निशान मतलब कि एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। और अगर इस प्रकार से है और उसके नीचे लाइन है, तो इसका मतलब क्या है। और बराबर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बराबर क्या होता है। इस प्रकार से हम असमीकाओं को दर्शाने के लिए जो चिन्ह होते हैं उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए जिसकी तरफ ये निशान होगा, यानी कि एरो
एरो का निशान जिसकी तरफ होगा वो हमेशा छोटा होगा, और जिसकी तरफ ये खुला हुआ रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे कि ये छोटा है तो इसकी तरफ मुझे ये जो इसकी नोक है, इसको आप नोक के रूप में भी देख सकते हैं, इस प्रकार से बनाएंगे। जिस भी नंबर की ओर ये नोक होगा वो हमेशा छोटा होगा, और जिस नंबर की ओर ये खुला रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें ये निशान आएगा। और अगर हम 7 को इधर कर दें, 5 को इधर कर दें, तो अब ये पलट जाएगा, यानी कि ये बड़ा है तो खुला वाला मुंह इधर रहेगा, और ये जो एरो है यानी कि जो नोक है वो आपका इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो कब इसका प्रयोग करना है, कब इसका करना है, आपने देख लिया। अब अगर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये आपस में बराबर हैं, तो इस प्रकार से हम बराबर का निशान लगा देते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यक्स है और वो बड़ा है 5 से, यक्स बड़ा है 5 से, क्योंकि ये जो निशान है खुला वाला वो यक्स की तरफ है और जो एरो है नोक है वो 5 की तरफ है, तो यक्स बड़ा है 5 से। अगर मैं इसके नीचे ये निशान लगा दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि यक्स का मान 5 के बराबर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बराबर भी हो सकता है। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि यक्स का मान 5 के बराबर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर ये यक्स जो है वो बड़ा है 5 से, तो यक्स का मान अगर 5 से बड़ा है तो यक्स का मान कहाँ से शुरू होगा, यक्स का मान 6 से शुरू होगा, यानी कि 5 6 7 इस प्रकार से चलेगा, और ये बहुत लंबे जितना आप ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमने यक्स का मान दिखाया। अब अगर मैंने कह दिया कि यक्स तो 5 के बराबर भी है, यानी कि इस निशान का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। तो यक्स का मान अब हम 5 से लिखेंगे, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस प्रकार से चलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर यक्स का मान मैं छोटा दिखा दूं 5 से, यानी कि यक्स की तरफ नोक है, ये चिन्ह एरो है, और 5 की तरफ से खुला है, यानी कि 5 बड़ा है यक्स से, तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान हो जाएगा 1 2 3 4, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर मैं यक्स छोटा दिखाता हूँ 5 से, लेकिन उसके नीचे ये निशान लगा देता हूँ, यानी कि एक रेखा खींच देता हूँ, तो अब इसका मान ये हो जाएगा कि यक्स का मान 5 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से केवल ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि कब कोई चीज़ बड़ी होगी तो उसमें कौन सा निशान लगेगा, कब कोई चीज़ छोटी होगी तो उसमें कौन सा निशान लगेगा, कब बराबर होगी तो कौन सा निशान लगेगा। और अगर वो इस प्रकार से है, उसके नीचे बराबर का निशान है, तो उसका क्या मतलब है। बराबर का निशान नहीं बोलते हैं इसको हम, जैसे मान लीजिए यक्स जो है वो बड़ा है 5 से, और ये रेखा का मतलब है कि यक्स जो है 5 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ये मैंने आपको ऐसे ही समझाया है ताकि अगर आप इस चिन्ह का प्रयोग करें तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भुजाओं और कोणों की समताओं के बारे में, यानी कि जो उसमें क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है, फिलहाल तो हमें यहाँ पर असमीकाएं पढ़ना है, यानी कि जो बराबर नहीं है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ असमीकाओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखाखंड लिया है CD, ये एक रेखाखंड है CD, और एक और रेखाखंड है और वो है AB। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि AB बड़ा है और CD छोटा है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि जो AB है, ये जो भुजा है AB, वो तो बड़ा है, किससे, CD से बड़ा है। तो इस प्रकार से निशान लगा के दिखाएंगे, चिन्ह लगा देंगे कि जो AB है वो CD से बड़ा है। इसी को ही हम असमीका के रूप में पढ़ रहे हैं, इसी को ही हम असमीका कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए एक मैंने ये कोण बनाया है, एक कोण मैंने इस प्रकार से बनाया है, और ये कोण हमारा A है, और इसी प्रकार से मैंने एक और कोण बनाया है और ये कोण B है। ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये कोण हमेशा देखने में छोटा लगेगा,
और ये कोण हमेशा देखने में बड़ा लगेगा, और है भी, लगेगा क्या, है भी। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में हमने देखा कि ए जो है वो कोण बी से बड़ा है, तो कोण ए कोण बी से बड़ा है। तो इसको हम दिखाने के लिए दिखाएंगे कि जो कोण ए है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, कोण बी से। तो इस प्रकार से इनके बीच में निशान लगाया जाएगा। कोई भुजा कब और कैसे बड़ी होगी, उसमें आप इस प्रकार से निशान लगाएंगे। जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये खुला हुआ निशान रहेगा, और जो छोटा होगा उसकी तरफ हमेशा नोक रहेगी, यानी कि एरो रहेगा। इसी प्रकार से कोण के लिए भी होता है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सी भुजा छोटी है, कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सी भुजा बड़ी है। ये चीज़ें हम छोटा बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर सीखेंगे, यही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो अब हमारे पास में मैं एक प्रमेय ले रहा हूँ। इस प्रमेय को पहले मैं लिखता हूँ और फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण बड़ा होता है। तो ये इसमें कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों, दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण बड़ा होता है। समूह कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें जो यहाँ पर लिखा गया है, और अगर मैं एक यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाता भी हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और इसको मैंने ए और इसको बी और इसको सी में लिखा है। ये हमारा कोण ए है और ये है कोण बी और ये है कोण सी। ठीक है, त्रिभुज है ये, ध्यान दीजिए। इसमें कोण कौन से हैं, तीन कोण है। पहला कोण है ए, दूसरा कोण है बी, तीसरा कोण है सी। ठीक है, तो अगर हम इसकी भुजाओं को ध्यान से देखें तो पहली भुजा है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी ए, या आप इसको ए सी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन तीनों में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो आप कहेंगे बी सी सबसे लंबी भुजा है। अगर उसके बाद में आपसे कहूँ कि ए बी और ए सी में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे ए बी बड़ा है और ए सी छोटा है। तो इस प्रकार से हम किसी त्रिभुज में कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा छोटी है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा का सामने का समकोण बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज लीजिए, उसमें जो सबसे लंबी भुजा होगी उसके सामने का कोण हमेशा बड़ा होता है। तो इन तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, बीसी है। क्या है, बीसी। तो बीसी सबसे लंबी भुजा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि बीसी सबसे लंबी भुजा है, बीसी सबसे लंबी भुजा है, बीसी सबसे लंबी भुजा है, इसलिए आप क्या बताएंगे कि जो बीसी के सामने का कोण कौन सा होगा। देखिए, अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी के सामने का कोण ए है, और ए बी के सामने का कोण कौन सा होगा, सी होगा, और ए सी के सामने का कोण बी होगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बीसी है तो इसके सामने का कोण क्या है, ए। अगर ए सी है तो इसके सामने का कोण है बी,
और अगर ए बी है तो इसके सामने का कोण है सी। सिंपल, आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है सारी चीजें। तो अगर बी सी सबसे लंबी भुजा है तो इसके सामने का कोण है ए। तो जो कोण ए है, जो कोण ए है वो सबसे बड़ा कोण है। कोण ए क्या है? सबसे बड़ा कोण है। तो ये आपको प्रमेय के रूप में भी दिमाग में रखना है और आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रमेय के रूप में भी दिमाग में रखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा का सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो जो भी सबसे लंबी भुजा होगी उसके हमेशा सामने का जो भी कोण होगा वो सबसे बड़ा कोण होता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय था 7.6। अगर आप इसको मेजर करके भी देखेंगे, अगर आप इसको मेजर करें, माप करके देखेंगे, तब भी आपको कोण ए सबसे बड़ा कोण मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्रमेय 7.7। क्या आता है? प्रमेय 7.7। तो क्या है ये प्रमेय? कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये इसका विलोम है, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, इसका अगर हम विलोम की बात करें, इसका अपोजिट की बात करें, इनवर्स की बात करें, तो वो है प्रमेय 7.7 कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी लंबी होती है। लंबी यानी कि बड़ी होती है। ठीक है, तो यही चीज है जो आपको समझना है कि अगर हम बात करें तो किसी त्रिभुज में जो बड़ा कोण होगा उसके जो सामने की भुजा होगी वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए वही चीज फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ये त्रिभुज है। ठीक है, और ये हो गया ए बी, तो ये हो गया सी। ठीक है, अगर मैं इसके तीनों कोणों को ध्यान से देखूं तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा कोण ए है। तो अगर सबसे बड़ा कोण ए है तो उसके सामने की भुजा क्या है? कोण ए की बात करेंगे तो सामने की भुजा होगी बी सी। अगर हम कोण सी की बात करें तो सामने की भुजा होगी ए बी। अगर हम कोण बी की बात करें तो सामने की भुजा होगी ए सी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंबी होती है, अर्थात वो बड़ी होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कोण ए सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, तो अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसलिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? उसके सामने का, यानी कि कोण ए के सामने की भुजा। तो इसके सामने की भुजा है बी सी, इसलिए बी सी सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना था और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो हम एक्सरसाइज 7.4 को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में हमारा आता है प्रमेय। प्रमेय आता है, कौन सा आता है? प्रमेय आता है 7.8, जो कि है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये प्रमेय है, इसको हम समझेंगे कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का
योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम तीन स्थितियों में देखेंगे। ठीक है, तीन स्थितियों में हम इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं उसको हम शीर्षों को नाम दे रहे हैं। पहला शीर्ष हो गया ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या बनेगी? पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति ये बनेगी, पहले तो आप बात को समझ लीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि तभी उसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि तीन भुजाएं हैं तो तीन स्थितियां बनेंगी। दो भुजाओं को जोड़ते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पहले ए बी लिया और फिर बी सी लिया, यानी कि मैंने ए बी को लिया और बी सी को लिया। तो ए बी और बी सी को जब मैं जोड़ूंगा तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं ए बी और बी सी जोड़ूंगा तो तीसरी भुजा कौन सी बचेगी? ए सी बचेगी। यानी कि ए बी और बी सी का जो योग आएगा वो ए सी से बड़ा आएगा। यही है पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति क्या है उसको देखते हैं। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति का मतलब ये है कि अगर हम BC और AC को जोड़ते हैं, यानी कि हमने BC को जोड़ा और AC को जोड़ा, तो अगर हम BC और AC जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा कौन सी है? AB है। यानी कि इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो AB से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति भी हम देख सकते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति कि अगर हम AB जोड़ रहे हैं और AC जोड़ रहे हैं, हमने दो भुजाएं लिया, पहला लिया AB और AC, इन दोनों को जोड़ा, तो अगर हम AB और AC जोड़ेंगे तो तीसरी कौन सी भुजा बची? BC बची, तो BC से बड़ा रहेगा। यानी कि ये बात सत्यापित है अपने आप में कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसको आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे और जहां भी ज़रूरत होगी हम इसको अप्लाई भी करेंगे। और जब ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं, यानी कि पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं या सत्यापित हो जाती हैं किसी त्रिभुज के लिए, तो हम कहते हैं उस स्थिति में त्रिभुज का अस्तित्व होता है। यानी कि त्रिभुज जो है वो संभव होता है, त्रिभुज यानी कि बन सकता है। ठीक है ना। और अगर इन तीनों में से कोई एक स्थिति आपका असत्य हो गया, तीनों में से कोई भी एक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तीनों में से अगर कोई एक स्थिति भी असत्य बन जाती है, यानी कि कोई भी एक स्थिति अप्लाई ना हो, ठीक है ना, तो आप कहेंगे त्रिभुज का अस्तित्व नहीं है, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है, यानी कि त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा 7.8 है परमेय। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो कि 7.4 है ये। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 7.4 को शुरू कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.4 पे। जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उसको आप अपने दिमाग में रखिए। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको समझते हुए चीज़ों को करना है। अगर आप इसको समझते हैं तो बड़े ही आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए कि, यहाँ पर हमें चीज़ों को, सभी क्वेश्चनों में, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे तो इस एक्सरसाइज 7.4 में 6 क्वेश्चन है जिसमें कि हमें सभी में दर्शाना ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको समकोण त्रिभुज का फिगर वैसे तो मैंने पीछे सिखाया हुआ है,
दिखाया है कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर कौन आधार है, कौन कर्ण है और कौन लंब है, ये चीजें आपको पता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। मान लीजिए ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता ही है। ये आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए अगर ये A है और ये B है और ये C है, जिसमें कि हमारा कोण जो B है वो 90 डिग्री का है। ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने हैं जो कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC एक त्रिभुज है, कोण B 90 डिग्री का है और कोण A है और ये कोण C है। ठीक है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में इसमें कितने कोण बनेंगे? 3 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे? 3 कोण बनेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा है, यानी कि हमें दर्शाना है कि वैसे कर्ण हमारा यही है, ध्यान दीजिएगा। ये कर्ण है और ये आधार है। इसको आप लंब या ऊंचाई या शीर्ष लंब जो कहना चाहें कह सकते हैं। हमें दर्शाना है कि कर्ण का मतलब क्या है? अर्थात AC सबसे लंबी भुजा है। AC क्या है? सबसे लंबी भुजा है। ये चीज हमें दिखाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों कोणों में जो सबसे बड़ा कोण है वो कौन सा कोण रहेगा? वो रहेगा हमारा कोण B। B सबसे बड़ा कोण है और कोण A भी छोटा है और कोण C भी छोटा है, लेकिन वो कितना छोटा है ये हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये कोण A कोण C कितने हैं और कोण B तो 90 डिग्री का है ही, तो बड़ा कोण तो B है ही। तो अगर बड़ा कोण हमारा B है तो उसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, तो वो तो सबसे लंबी है ही। मतलब कि अपने आप में ये सिद्ध है, सत्यापित भी है, लेकिन हमें करके दिखाना है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण A प्लस B हमारा कितना है? 90 है और कोण C जो है हमें पता नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कोण A प्लस कोण C बराबर आ जाएगा 180 और 90 इधर माइनस में जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो कोण A है प्लस कोण C है, इन दोनों को घटा देंगे। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आएगा। यानी कि कोण A और कोण C दोनों मिला के कितना है? कोण A और कोण C दोनों मिला के 90 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री है, अर्थात कोण A जो है, कोण A वो छोटा रहेगा किससे? कोण B से छोटा रहेगा, क्योंकि कोण B तो 90 डिग्री का है। कोण B कितना है? कोण B 90 का है। ठीक है। और कोण C भी छोटा रहेगा किससे? कोण B से। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैं इसी के आधार पर चीजों को कर रहा हूं कि जो कोण A है और कोण C है दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। दोनों मिलाकर कितना? 90 डिग्री है। तो जब कोण A और कोण C दोनों मिलाकर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण B तो हमारा 90 है। कोण B क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम लिख भी दें कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोण B है वो 90 डिग्री है। तो ये हमें ऊपर भी लिखना चाहिए था
ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो कोण बी है वो तो बराबर है 90 डिग्री के। देखिए कोण बी कितना है, 90 डिग्री है, और कोण ए और सी ये दोनों मिला के 90 है। तो इसका मतलब कोण ए वो छोटा है कोण बी से, और कोण सी छोटा है कोण बी से। इसका मतलब कोण बी सबसे बड़ा कोण है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अर्थात कोण बी सबसे बड़ा कोण है। ध्यान दीजिएगा, कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। कोण ए और कोण सी मिला के 90 डिग्री है, दोनों मिला के 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि कोण ए बी से छोटा होगा और कोण सी भी कोण बी से छोटा होगा, अर्थात कोण बी जो है वो सबसे बड़ा कोण है। तो अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या है, AC है। तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं अतः, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अतः AC, यानी कि हमारा कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण AC। अतः AC अर्थात कर्ण सबसे बड़ा या सबसे बड़ी भुजा है। ब्रैकेट में आप बता सकते हैं क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा अगर बड़ी होती है इस प्रकार से, तो कोण भी सबसे बड़ा है। हमने तो यहाँ चीजें दिखा भी दिया, हमने ये चीज करके दिखा दिया है कि कोण ए और सी दोनों मिलाकर 90 डिग्री है और कोण बी तो 90 डिग्री है ही। तो जब दोनों मिला के 90 है तो ए हमारा छोटा होगा बी से और सी भी छोटा होगा बी से। तो सबसे बड़ा कोण क्या हुआ, बी हुआ। तो अगर सबसे बड़ा कोण बी है तो उसके सामने का जो भुजा है वो कर्ण है, यानी कि AC है, वो ही सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत बहुत आसानी से हो गया। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। अगर आप इसको इस प्रकार से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको आप कर सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में चीजों को समझा दिया है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आए तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले इसमें जो फिगर दिया है ये, उसको फिगर में बना लेता हूं और उसके बाद में फिगर बनाने के बाद में हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बस चीज़ों को समझना है और अपने आप ही चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये वाला। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इसमें जो भी हमें फिगर दिया उस फिगर को बना लेते हैं। और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें एक त्रिभुज है और इस प्रकार से मैं त्रिभुज ले रहा हूँ। ये त्रिभुज रहेगा हमारा, कौन सा त्रिभुज रहेगा, ABC त्रिभुज रहेगा। और उसमें क्या किया है कि AB भुजा को बढ़ा दिया आगे, कहाँ तक बढ़ा दिया, P तक बढ़ा दिया। ठीक है, और AC भुजा को भी आगे तक बढ़ा दिया है, कहाँ तक बढ़ा दिया है, इसको Q तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना है। तो यहाँ पर एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। बस केवल चीज़ों को समझ लेना है, अपने आप ही चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सब कुछ आपके सामने है, केवल चीज़ों को देखते जाइए, आराम से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि जो फिगर है 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही
कोण पीबीसी यानी कि जो कोण पीबीसी बन रहा है, पीबीसी यानी कि जो बाहर का कोण है ये छोटा है किससे, क्यूसीबी के, यानी कि इससे छोटा है। अच्छा ऐसा है, मतलब ये दिया हुआ है हमें, ये चीज जो छोटा है यानी कि कोण पीबीसी छोटा है और कोण क्यूसीबी से, यानी कि क्यूसीबी बड़ा है, कोण पीबीसी से बड़ा है। तो अगर ऐसा है तो हमें दर्शाना है कि जो एसी है वो एबी से बड़ा है, यानी कि जो एसी भुजा है वो किससे बड़ा है, वो एबी से बड़ा है। ठीक है, इसको हम दर्शा लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चलिए इसको भी दर्शा देते हैं। चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो बड़े ही आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पर क्या दर्शाना है, लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दर्शाना है कि ये जो एसी है यानी कि त्रिभुज एबीसी अपने आप में एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें दर्शाना है कि जो एसी भुजा है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, एबी से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो अच्छी बात है, इसको हम दर्शा देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, हमें जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कोण है वो छोटा है, किस कोण से छोटा है, इस कोण से, अर्थात ये कोण बड़ा है इस वाले कोण से। ठीक है, तो चीजों को इस तरह से हमें समझ लेना है। ठीक है, चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसको दर्शाने जाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाएंगे कि देखिए हमें एसी को बड़ा दिखाना है और एबी को छोटा दिखाना है। एसी ये रहा और एबी ये रहा, तो एसी ये रहा, तो इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। और दूसरा एबी कहाँ है, ये रहा, इसके सामने का कोण ये वाला होगा, तो इस पे भी ध्यान देना है। तो हमें इन दोनों कोणों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि एसी के सामने का कोण ये है, एबी के सामने का कोण ये है। तो इन दोनों ही कोणों को हम साथ में लेकर चलेंगे, तभी हम एसी को बड़ा दिखा पाएंगे और एबी को छोटा दिखा पाएंगे। तो ऐसा करना बहुत आसान है, बस आप चीजों को देखते जाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, रैखिक युग्म मिलेगा। एपी अपने आप में एक रेखा है और ये दो कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है और यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है। तो इसको बना लीजिए रैखिक युग्म, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप लिखिए, आप लिखेंगे कि ये जो हमारा कोण है ये वाला, यानी कि ए बी सी प्लस कोण ये वाला यानी कि पीबीसी, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलने वाला है, 180 डिग्री मिलेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब आप यहां से कोण पीबीसी निकाल लीजिए, पीबीसी निकाल लीजिए कोण। तो अगर हम कोण पीबीसी क्यों निकालेंगे, कोण पीबीसी इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो पीबीसी है वो छोटा है क्यूसीबी से। तो ये हमें दिया है, इसलिए हम पीबीसी भी कोण निकालेंगे और क्यूसीबी भी कोण निकालेंगे। जो दिया है उसी से हमें चीजों को करना होता है। तो अगर हम कोण पीबीसी निकाल लेते हैं तो पीबीसी बराबर आ जाएगा 180, माइनस में चला जाएगा ये वाला कोण एबीसी, एबीसी माइनस में चला गया। और ये जो आया है इसको हम मानेंगे समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण 1। सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी निकाल लीजिए, यानी कि अब हम निकालेंगे कोण QCB। उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर भी AQ एक रेखा है सॉरी, AQ रेखा है और ये दो कोण बन रहे, दोनों को जोड़ने पर 180 मिलना है। इस कोण को निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे कोण ACB प्लस कोण QCB, और इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिल जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। यहाँ से आप QCB निकालेंगे तो ACB माइनस में चला जाएगा।
तो चलिए मैं ये लिख लेता हूँ कि कोण जब हम QCB निकालेंगे तो QCB हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री, माइनस में चला जाएगा कोण ACB, चला गया माइनस में। इसको जब निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये बराबर निशान है। और ये रहा हमारा समीकरण 2, सिंपल। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे कि चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है हमें दिया है कि जो हमारा कोण है, कौन सा कोण, PBC, वो छोटा है, किस कोण से छोटा है, वो छोटा है कोण QCB से छोटा है, QCB से छोटा है। मतलब ये चीज हमें दिया है, ये चीज हमें दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करने वाले हैं, हम PBC की जगह पर क्या लिखेंगे, PBC की जगह पर 180 डिग्री माइनस कोण ABC लिखेंगे, और QCB की जगह पर लिखेंगे 180 माइनस कोण ACB, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। तो PBC की जगह पर लिखेंगे 180 माइनस कोण ABC, और फिर QCB की जगह पर लिखेंगे 180 माइनस कोण ACB, लिख दिया। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा माइनस कोण ABC, और ABC छोटा हो जाएगा माइनस कोण ACB से। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ABC और ACB में कौन सा कोण बड़ा है, सिंपल आप मुझे बताइए कि ABC और ACB में कौन सा कोण बड़ा है और कौन सी कोण छोटा है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ABC कोण बड़ा है और ACB कोण छोटा। सिंपल, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। तो हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कोण ABC आया है, अगर हम यहाँ पर माइनस से माइनस काट भी दें, माइनस से माइनस अगर हमने कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया कोण ABC, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ये बड़ा है कोण ACB से। ध्यान दीजिए, निशान माइनस से माइनस काट चुके हैं और हम दिखा रहे हैं कि जो ABC है वो ACB से बड़ा है। तो हमने क्या दिखाया कि ABC यानी कि ये कोण बड़ा है ACB यानी कि इस वाले कोण से, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा हमने दिखा दिया है। तो अगर इन दोनों कोणों को हम ध्यान से देखें तो ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, तो बड़े कोण की जो सामने की भुजा है AC बड़ी होगी, और ये कोण छोटा है तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा छोटी होगी। तो ये कोण बड़ा है तो ये भुजा बड़ी होगी, और ये कोण छोटा है तो ये भुजा छोटी होगी, अर्थात इन दोनों में AC बड़ा होगा और AB छोटा होगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा AC है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, AB से, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। सिंपल, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप इनको केवल समझने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें, किस प्रकार से लिखा जाना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है उसको हम पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें एक फिगर भी बना हुआ है, इस फिगर को हम बना लेते हैं, और यहाँ पर स्पेस कम रहेगा, चलिए पीछे ही सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर है और इस फिगर को पहले मैं बना लेता हूँ। ये फिगर इस प्रकार से बना हुआ है कि इसमें इस प्रकार से एक रेखा है AD, जो कि छोटी रेखा है ये, और एक और बड़ी रेखा खींची गई है। इस प्रकार से ये बड़ी रेखा रहेगी। इसको बड़ा दिखाना भी है, इसलिए थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेखा रहेगी, ये तो AD हो गई रेखा, और एक रेखा रहेगी B, और ये रहेगा C। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें और हम DC को मिला दें, मिल गया DC, और इसी प्रकार से AB को मिला दें, मिल गया AB। थोड़ी सी रेखाएं टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कौन कौन से कोण हैं। एक तो ये कोण है और एक ये वाला कोण है। ठीक है, और साथ में ये कोण है और ये कोण है, और यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? O पर काट रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BC रेखा और AD रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? बिंदु O पर काटेंगे। यहाँ काट रहे हैं। केवल चीज़ों को समझ लीजिए, अपने आप ही चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए पढ़ते हैं और इसको सिद्ध कर देते हैं। आकृति में कोण B जो है वो छोटा है कोण A से, और कोण C जो है वो छोटा है कोण D से। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि AD बड़ा है BC से। ठीक है, दिखा देते हैं इसको भी, जो क्वेश्चन में कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बड़े आसानी से हम इसको कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें, और वैसे भी आप देख भी सकते हैं कि जो BC है वो AD से बड़ा है, लेकिन हमें दिखाना है, तो दिखा देते हैं। सिंपल, कैसे दिखाएंगे? जो दर्शाना है पहले उसको लिख लेते हैं कि हमें तो दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाना है कि ये जो हमारा AD है वो छोटा है BC से। AD हमारा छोटा है BC से, ऐसा है, यह हमें दर्शाना है, और ऐसा है भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है कि जो हमारा कोण B है वो तो छोटा है। किससे छोटा है? कोण A से छोटा है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों कोणों में ध्यान दीजिएगा। मैं इन्हीं दोनों कोणों को बात कर रहा हूँ कि B जो है छोटा है कोण A से, तो कोण A बड़ा है, इसका मतलब कोण B से। तो कोण A बड़ा है तो उसके सामने की भुजा कौन सी होगी? कोण A के सामने की भुजा होगी BO, और कोण B के सामने की भुजा होगी AO। तो अगर कोण A बड़ा है कोण B से, तो कोण A के सामने की भुजा BO बड़ी होगी किससे? AO से। ऐसा भी तो होगा। ठीक है ना, तो चूंकि दिया है कि कोण B कोण A से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसलिए हम लिखेंगे कि हमारी जो भुजा होगी, कोण A के सामने की भुजा क्या है? BO, यानी कि BO बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ये, यानी कि कोण B के सामने की भुजा है AO, यानी कि AO से। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें दिया है कि कोण B छोटा है कोण A से, तो इसका मतलब जो BO है वो बड़ा होगा AO से। ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि A बड़ा है B से। तो अगर हम A और B को ध्यान से देखेंगे तो कोण A ये रहा, कोण B ये रहा। कोण A के सामने की भुजा है BO और कोण B के सामने की भुजा है AO। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए BO और AO में कौन बड़ा है, तो जब कोण A बड़ा है और कोण B छोटा है तो BO बड़ा होगा, AO छोटा होगा। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है और इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसी प्रकार से
प्रकार से, इसी प्रकार से ये जो हमने लिया है वो किस त्रिभुज में लिया है, ये हमने लिया है त्रिभुज ABO में। इसको हम लिख भी सकते हैं त्रिभुज ABO में। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने ये लिख दिया, दर्शाना था, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि त्रिभुज हमने ये ABO में लिया है। त्रिभुज ABO में हमने ये चीजें लिया है और समीकरण 1 बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ताकि हम इन दोनों कोणों को भी कंपेयर कर सकें। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हमने यहाँ पर ABO लिया है, तो यहाँ पर CDO ले लेते हैं। तो त्रिभुज CDO में क्या है, त्रिभुज CDO में अगर हम त्रिभुज CDO को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं CDO में हम देख सकते हैं कि हमें तो दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया है हमें कि जो हमारा कोण C है वो छोटा है कोण D से। ठीक है, छोटा है तो कोई बात नहीं है, कोण C छोटा है कोण D से। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर कोण C छोटा है कोण D से तो C के सामने की भुजा कौन सी होगी, DO, ये वाला, और कोण D के सामने की भुजा CO, ये होगा। तो अगर D बड़ा है C से तो इसका मतलब ये हो गया कि D के सामने की भुजा यानी कि CO और कोण C के सामने की भुजा DO, यानी कि DO छोटा होगा CO से, अर्थात CO बड़ा है DO से। ठीक है, तो कोण C छोटा है कोण D से, क्योंकि ये निशान इसी प्रकार से है। मैंने चिन्हों को पहले ही आपको दिखा दिया है, इन चिन्हों को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन छोटा बराबर दोनों है, कौन बड़ा और बराबर दोनों हैं। इन चीज़ों को अपने दिमाग में आप बैठाइए, चीज़ों को समझिए। मैं निशान लगा रहा हूँ तो उस निशान को भी समझने का प्रयास करें। जो बड़ा है उसको बड़ा निशान लगा रहे हैं, जो छोटा है उसको छोटे का निशान दे रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही हमें करना है। तो जब D बड़ा दिख रहा है कोण C से, जो कि हमें दिया हुआ है, तो जब D बड़ा है और C छोटा है तो D के सामने की भुजा CO बड़ी होगी और C के सामने की भुजा DO से बड़ी होगी। यानी कि जब ये कोण इससे बड़ा है तो इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो जब ये बड़ा है इससे तो ये भुजा भी बड़ी होगी इससे। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा। अगर हम जोड़ते हैं तो ये और ये एक साथ जुड़ेंगे, ये और ये भी एक साथ जुड़ेंगे। तो AO में जुड़ेगा DO, BO जुड़ेगा CO के, जोड़ दीजिए। तो AO प्लस होगा DO से और बड़ा होगा BO जुड़ेगा CO में। ये चीजें जुड़ेंगी, मतलब इसमें ये जुड़ गया और इसमें ये जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा चीजों को कि ये चीज इसमें जुड़ेगी और ये चीज इसमें जुड़ेगी, ये जोड़ने का तरीका होगा। तो जब AO और DO जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AO और DO को जब जोड़ देंगे तो हमारा AD बन जाएगा। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें बन गया AD, जो कि छोटा है, किससे छोटा है, B। अब BO और CO को भी जोड़ दीजिए, इन दोनों को भी जोड़िए। तो BO और CO को जोड़ेंगे तो हमें BC मिल जाएगा। तो इसका मतलब BC बड़ा है AD से, मतलब कि कोणों की सहायता से, मतलब कोण बराबर दिए हुए हैं, भुजाओं को बराबर दिखाना है और किस प्रकार से हमने जो कोण बराबर दिया हुआ है उसकी हेल्प से भुजाओं को बड़ा दिखाया है और उसके बाद में किस प्रकार से चीज़ों को लिखा गया है
और उनको जोड़ के हमने दिखाया कि जब हम AO और DO को जोड़ रहे हैं तो A और DO जुड़ेंगे तो AD बनेगा, BO और CO जुड़ेगा तो BC बन जाएगा। तो इसको जोड़ा ये बना, इसको जोड़ा ये बना, और उसके बाद भी चिन्हों को ध्यान दीजिए कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारा AD जो है वो छोटा आया है BC से। आप देख लीजिए AD छोटा है और BC बड़ा है। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं या जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। और ये जो हमने भुजाओं कोण बराबर दिया है, भुजाओं को बराबर दिखाया है, तो भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा है वो बड़ा होता है। मैंने तो समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे लिख दिया है। आप इस समीकरण 1 के आगे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है ना, तो ये चीज़ मैंने लिखा है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ये चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे और ये लिखना भी ज़रूरी है। और आप इसको लिख देंगे तो फिर बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएंगे। और बहुत आसान है इनको सिद्ध करना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कितना इजी करवाया है। चीज़ों को बहुत आसानी से इसको कोणों की सहायता से छोटा बड़ा दिखा के और कर्ण को बड़ा दिखा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रैखिकम का प्रयोग किया और बड़े ही आसानी से हमने यहाँ पर भी AC को बड़ा दिखाया है AB से। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से है, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस जो दिया है उसकी हेल्प से हमने चीज़ों को बना दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है हमारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व करूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और साथ में यहाँ पर हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कस किया है, समझाया है हमने किस प्रकार से चीज़ों को। आप इनको अभ्यास कीजिए, पढ़िए, समझिए, चीज़ों को देखिए। तो त्रिभुज में असमीकाएं, ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इजी टॉपिक है ये, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें हमें बस क्या छोटा है क्या बड़ा है, कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा छोटी है, कौन सा कोण बड़ा है और फिर कौन सा कोण छोटा है। और फिर उसमें भी कोणों और भुजाओं में हमने किस प्रकार से संबंध देखा कि अगर कोई भुजा बड़ी है तो उसका कोण बड़ा होगा, और अगर कोई कोण बड़ा है तो उसकी भुजा बड़ी होती है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप इन छोटे और बड़े को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ छोटी है और क्या चीज़ बड़ी है, अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। आप बड़े ही आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस असमीका वाले टॉपिक पे मैंने कोशिश किया है कि मैंने आपको चीज़ों को आसानी से समझा सकूं, और ये चीज़ें आसान हैं, समझ में भी आ जाएंगी। बस आप इसको प्रयास करें, एफर्ट करें, ट्राई करें चीज़ों को समझने का, करके देखने का।
और आप थोड़ा सा अभ्यास भी, एक्सरसाइज मतलब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 4 बार 5 बार एक क्वेश्चन को समझ के देखिए, लगा के देखिए, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अब हम जो हैं, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस प्रकार से काम करते रहें, चीज़ों को आपको सॉल्यूशन देते रहें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो, उसको हम सॉल्व करें। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।